लोकसभा चुनाव को खत्म हुए 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा की खाली 10 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा का इंतजार चल रहा है। चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करे इससे पहले राजनीतिक पार्टियां पूरी तैयारी से मैदान में उतर चुकी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने तो हर सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार के 3 मंत्रियों को ड्यूटी पर लगा दी है। ताज़ा चर्चा यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी काशीराम 10 सीटों का उपचुनाव गठबंधन करके लड़ सकती है। ये खबर एक साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के लिए नींद उड़ाने वाली साबित हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन उसे एक सीट पर भी कामयाबी नहीं मिली। ओवैसी ने तो तब बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी, वामन मेश्राम की भारत मुक्ति मोर्चा, अनिल सिंह चौहान की जनता क्रांति पार्टी, राम प्रसाद कश्यप की भारतीय वंचित समाज पार्टी और मोहम्मद अयूब की पीस पार्टी और आमिर रशादी मदनी की राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के साथ मिलकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया था। गठबंधन को एक सीट नहीं मिल पाई थी। इसी तरह चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी भी लड़ी थी, लेकिन नतीजा शून्य रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव के दौरान मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के मेयर कैंडिडेट मोहम्मद अनस खुद तो नहीं जीत पाए, लेकिन दूसरे नंबर पर आकर सपा को तीसरे पर ढकेल दिया था। असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट को कुछ और इलाकों में ठीक ठाक वोट मिले थे। मोहम्मद अनस ने जुलाई में असदुद्दीन ओवैसी को छोड़कर आज़ाद की पार्टी ज्वाइन कर ली थी। नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आज़ाद ने 5 लाख से ज़्यादा वोट जुटाया और भाजपा को 1.5 लाख से ऊपर के मार्जिन से हरा दिया। बसपा को नगीना में मात्र 13,000 वोट मिल पाए थे। दूसरे शब्दों में कहें तो आज़ाद ने बसपा का वोट खींच लिया। आपको बता दें कि नगीना से जीतकर चंद्रशेखर आज़ाद यूपी में उभरते हुए दलित नेता के तौर पर स्थापित हो गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे में देश भर में मुसलमानों के बीच पहचान रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी और दलित वर्ग से निकले युवा नेता आज़ाद का गठबंधन अखिलेश यादव के लिए मुस्लिम और मायावती के लिए दलित वोट बैंक में सेंधमारी कर सकता है। हालांकि हरियाणा चुनाव के बाद गठबंधन को असदुद्दीन ओवैसी और आज़ाद अंतिम रूप दे सकते हैं। वाला कल आपका होगा, हमारी जिंदगी का भरोसा नहीं कि कब हमारी जिंदगी का शमा गुल हो जाए, मगर ये लड़ाई तुम्हारे लिए लड़ी जा रही है ताकि आने वाले कल में तुम किसी की गुलामी ना कर सको। तुम खड़े होकर नेता बनो, तुम पार्लियामेंट में जाओ, तुम बिहार की विधानसभा में जाओ और जाकर अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ो ताकि आने वाला मुस्तकबिल तुम्हारा हो सके। बल्कि मैं बिहार के उन तमाम अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, क्यों नहीं आप मुख्यमंत्री बन सकते बिहार के? आने वाले विधानसभा में हम बताएंगे इंशाअल्लाह ताला लालू को, नीतीश को, कि बिहार का मुख्यमंत्री एक मुसलमान भी बन सकता है इंशाअल्लाह ताला। हम कब तक इन लोगों की गुलामी करते रहेंगे? एमवाई के नाम पर वोट तो हासिल कर लेते हैं, मगर बताइए आप, एक ट्रेन में रेलवे पुलिस का एक शख्स गोली मारता है ट्रेन में, तो आप देखते हैं कि मरने वाले का ताल्लुक बिहार से था। दरभंगा के बाजू मधुबनी की गांव का रहने वाला जिले का कोई राजद का नेता जाकर उस मरने वाले के घर पर जाकर उसको पुरसा नहीं देता। हम गए, हैदराबाद से गए, रहने वाला बिहार का था मगर राजस्थान में रहता था, हम वहां पर गए। बताइए आप, कब तक ये नाइंसाफी का दौर चलता रहेगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे, हम नौकरी दे देंगे। अरे भाई, तुम नौकरी अगर दे रहे हो तो बताओ, इतनी बड़ी आबादी अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की है, हमसे इंसाफ क्यों नहीं हुआ? कितने साल हुकूमत थी अख्तर भाई राजद की? 17 साल 15 साल राजद की हुकूमत थी। 15 साल मुख्यमंत्री लालू राबड़ी, फिर उनके बेटे डिप्टी चीफ मिनिस्टर
बताइए आप कब तक ऐसा नाइंसाफी का दौर चलता रहेगा। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि वोट एक अमानत है, उस अमानत का सही इस्तेमाल करिए। 1 तारीख को आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जब यही राजद की सरकार थी, नीतीश मुख्यमंत्री थे, तो सीवान में एक 7 साल का मासूम बच्चे का नाम क्या था? 7 साल के सीवान का 7 साल का बच्चा है, 8 दिन जेल में रहता है और 8 दिन उसकी मां जेल के बाहर खड़े रहती है कि पहले तो 7 साल के बच्चे को जेल में नहीं डाला जाता। उसकी मां रो रो कर कह रही थी कि मेरा बच्चा बच्चा है, ये 18 साल का नहीं है, ये 16 साल का नहीं है, इसको छोड़ो, इसको बच्चों के घर में रखो। मगर 7 दिन तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, सीवान में बच्चा जेल में रहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, किसने आवाज उठाई? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उस बच्चे के इंसाफ के लिए आवाज उठाई। CAA का कानून जब पार्लियामेंट में मोदी की ये जालिम सरकार उठा रही थी, बना रही थी कानून, 300 बीजेपी के एमपी के सामने मजलिस के 2 एमपीओं ने 300 बीजेपी के एमपी के सामने कहा ये CAA का कानून संविधान के खिलाफ है, हम इसको नहीं मानते, ये काला कानून है। हमने उस बिल की कॉपी को मोदी और अमित शाह की आंखों के सामने फाड़कर उसको फेंक दिया पार्लियामेंट में। बताइए, आज मोदी कहते हैं, आज बीजेपी कहती है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, यकसा सिविल कोड लेकर आएंगे। अपने दिल पर हाथ रखो, अपने दिमागों पर जोर डालकर अपने आप से सवाल करो कि अगर कल पार्लियामेंट में यकसा सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लाया जाएगा तो क्या राजद का माले का कोई एमपी उठकर उसकी मुखालिफत कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। वो बोलेंगे नहीं नहीं, ये छोड़ो, तुम्हारा कोई काम नहीं, हम देख लेंगे। मेरे भाई, आप ताकतवर हैं मगर आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने के कोड का इस्तेमाल करिए। और रहा सवाल हमारे प्रधानमंत्री का, मेरे भाई, आप और हम सब लोग अपनी अम्मा के पेट से पैदा हुए ना, आप और हम सब। अम्मा ने हमको, अल्लाह ने हमको खून के खतरे से एक लुथड़ा बनाया। 9 महीने के बाद अम्मा ने हमको पेट से निकाला, हम पैदा हुए। ये वाहिद शख्स है प्रधानमंत्री जो कह रहा है कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। नाना, हंसने की बात नहीं है। उन्होंने कहा ये बात को, उन्होंने कहा इस बात को कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। अब आप बताइए, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है और संविधान की दफा 51 ये कहता है कि भारत के नागरिकों को अपने आप में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना चाहिए।